नमस्कार, वेलकम टू डिनामी इकोनॉमी। मैं हूँ विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में इस बात पर बहुत प्रारंभ से चिंतन होता रहा है कि किसी वस्तु की कीमत कैसे तय की जाए और इसके माध्यम से दो वस्तुओं के बीच एक्सचेंज किस प्रकार से होगा इसका निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे अगर हम ये कहें कि आम 50 रुपये किलो है और अमरूद 25 रुपया किलो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलो आम 2 किलो अमरूद के बराबर है और ये निर्धारण हम कर रहे हैं प्राइस के माध्यम से। तो शुरुआती अर्थशास्त्री इस बात को लेकर चिंतन करते थे कि किस प्रकार से वस्तुओं के बीच विनिमय निर्धारित किया जा सकता है। उसमें एक तरीका है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की जो शुरुआत है वो तो अरिस्टोटल के समय से मानी जाती है, अरिस्टोटल के समय से मानी जाती है, अरिस्टो के समय से। लेकिन इसका जो ज़्यादा प्रयोग है वो स्मिथ, एडम स्मिथ, रिकार्डो जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मार्क्स, इन लोगों ने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का बड़े स्तर पर उपयोग किया। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का स्टेटमेंट ये है, कथन इसका ये है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उस वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू states that value of a commodity is determined by the quantity of labor used to produce that commodity. किसी वस्तु को बनाने में जितना श्रम लगता है वही उसके मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि 1 किलोग्राम टमाटर है, इसको बनाने में 1 घंटे का समय लगता है लेबर। 1 किलोग्राम आलू प्रोड्यूस करने में 2 घंटे का समय लगता है और 1 किलोग्राम सेब प्रोड्यूस करने में, एप्पल प्रोड्यूस करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3। अब इस हिसाब से एक्सचेंज कैसे डिसाइड होगा? एक्सचेंज का मतलब ये हो जाएगा कि इसके हिसाब से 1 किलोग्राम आलू जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम टमाटर के, या 1 किलोग्राम सेब जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3 किलोग्राम टमाटर के, या हम ये कहें कि 1 किलोग्राम सेब जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम आलू। तो इस तरह से लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वस्तुओं के बीच क्या विनिमय दर होगी इसका निर्धारण कर लेते हैं। इसके माध्यम से यदि वास्तव में जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है इसके फुलफिल होने के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी है, और वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को सही मानना है कि लेबर कंटेंट के आधार पर किसी वस्तु की कीमत तय होती है, तो हमें ये मानना पड़ेगा दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज लेबर। उत्पादन का केवल एक संसाधन है, वो है श्रम, लेबर। अगर हमें मानते हैं तो फिर ये जो थ्योरी है वो सही है। या अगर एक से अधिक संसाधन है तो दूसरी चीज हमको माननी पड़ेगी कि जो भी दूसरे संसाधन है जैसे कैपिटल है और लेबर, तो उत्पादन की जितनी भी वस्तुएं उन सब में कैपिटल और लेबर एक समान मात्रा में, एक समान अनुपात में उपयोग में लाए जाने चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि टमाटर के उत्पादन में कैपिटल लेबर रेशियो 1:1 का होता है, आलू के उत्पादन में कैपिटल लेबर रेशियो 2:2 का होता है, और
सेब के उत्पादन में कैपिटल लेबर रेशियो 3:3 का होता है। ये फिक्स है सबके लिए। तो अगर ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति में अगर लेबर की मात्रा बढ़ रही है, दोगुनी हो रही है, तो कैपिटल की मात्रा भी दोगुनी हो रही है। अगर लेबर की मात्रा 3 गुनी हो रही है तो कैपिटल की मात्रा भी 3 गुनी हो रही है। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम लेबर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो अगर ये स्थिति है कि जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन सब वस्तुओं के उत्पादन में कैपिटल और लेबर एक फिक्स रेशियो में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तब भी हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। लेबर कंटेंट के आधार पर हम वस्तु की वैल्यू का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर लेबर बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में कैपिटल भी बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो या तो कि ये बात सही हो कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या अगर ऐसा नहीं है, ये बात होती है कि उत्पादन के जो संसाधन है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान अनुपात में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू सही है। तीसरी कंडीशन जो है दैट लेबर इज होमोजीनियस, यानी कि जितने भी श्रम करने वाले लोग हैं वो सब एक समान है, उनकी क्षमता, दक्षता, ये सब एक जैसी है। आलू उगाने में जो लोग लगे हुए हैं, टमाटर उगाने में जो लोग लगे हुए हैं, या सेब उगाने में जो लोग लगे हुए हैं, सबकी जो कुशलता है, सबकी दक्षता है, वो सब एक समान है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि इन शर्तों के पूरे होने पर हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को वैलिड पाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ऐसी है नहीं, क्योंकि लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की किसी भी प्रक्रिया में केवल श्रम ही उत्पादन का कारक नहीं होता है, कई सारे दूसरे कारक भी होते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में माना जाता है कि देयर आर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, कैपिटल, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। ये कम से कम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो चूंकि लेबर केवल एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, देयर आर मोर देन 1 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए ये सब पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं रह पा रही। दूसरी बात, कैपिटल लेबर रेशियो। उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उनमें सभी संसाधन एक निश्चित अनुपात में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैसे? आप देखिए कि अलग अलग वस्तुएं होती हैं जिनके कैपिटल लेबर रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि स्टील का उत्पादन करना है और टेक्सटाइल का उत्पादन करना है, तो स्टील के उत्पादन में कैपिटल की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, जबकि टेक्सटाइल के उत्पादन में कैपिटल की उतनी मात्रा प्रयोग में नहीं होती है। तो निश्चित रूप से कैपिटल लेबर रेशियो स्टील के लिए ज़्यादा होगा, टेक्सटाइल के लिए कम होगा। तो ये जो शर्त है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अप्लाई होने के लिए, ये भी पूरी नहीं हो पाती, ये भी पूरी नहीं हो पाती। तीसरा, होमोजेनियस। ये तो बट नेचुरल है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी क्षमता, सबकी कुशलता अलग अलग होती है। एक कारपेंटर जो है लकड़ी का काम करता है, उसकी कुशलता उसमें है। लोहे का काम करने वाला एक जो ब्लैक स्मिथ है, उसकी कुशलता लोहे के काम में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने लोग काम करने वाले हैं उन सब की जो कुशलता है वो एक समान होती है, दक्षता एक समान होती है। तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है उसके लागू होने के लिए जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, इसलिए ये थ्योरी इनवैलिड हो जाती है।
यद्यपि स्मिथ और रिकार्डो ने अपने ट्रेड थ्योरी को एक्सप्लेन करते समय इस लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का ही उपयोग किया है, जिसमें इसके आधार पर कॉस्ट डिसाइड हुई और इस कॉस्ट के आधार पर ही प्राइस डिसाइड हुई, डिमांड का कोई रोल नहीं। इसीलिए जो स्मिथ और रिकार्डो की थ्योरी है उसको सप्लाई साइड थ्योरी माना जाता है, जिसमें मान लिया गया है दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अबाउट, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मार्शल साहब ने बताया कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो आपूर्ति और मांग दोनों के इंटरैक्शन से तय होती है। केवल मांग और केवल आपूर्ति के आधार पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते। कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते तो उनके बीच जो एक्सचेंज रेट होगा, उनके बीच जो विनिमय दर होगी, उसका भी निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड, सप्लाई के साथ साथ डिमांड को मार्शल साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन स्मिथ और रिकार्डो जिनकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है और आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, उन लोगों ने केवल सप्लाई के आधार पर ही और या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के आधार पर जो एक्सचेंज रेट है उसको डिसाइड किया। लेकिन चूंकि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के वैलिड होने के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए ये थ्योरी इटसेल्फ इनवैलिड हो गई। व्यापार में या ट्रेड थ्योरी में इसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हैबलर साहब ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी प्रपोज किया, जिसमें हम इस समस्या का निदान ढूंढ लेते हैं कि अगर लेबर के अलावा और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं तो भी हम किस प्रकार से कंपैरेटिव एडवांटेज का निर्धारण करेंगे। कंपैरेटिव हैबलर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अंतर्गत ये काम किया गया है। तो अब यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्यों इनवैलिड हो गई, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किस प्रकार से एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ओवर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ रिकार्डो। जो हैबलर की थ्योरी है वो इनके सिद्धांत से बेहतर कैसे हो जाता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।